हाय किंग। सो इस वीडियो में हम पीजीटी केमिस्ट्री 21 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अप टू 20 हमने पार्ट वन में कर लिया था। ओके, पार्ट वन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर बोला जाए कि इनमें से कौन सा सॉफ्ट बेस है, पेयर बताने के दोनों सॉफ्ट बेस होना चाहिए। तो देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है कि सॉफ्ट बेस किसको बोलेंगे, वो जिसका साइज जो होता है वो लार्ज होना चाहिए। ऐसा एनायन जिसका साइज लार्ज होगा वो सॉफ्ट बेस होगा। वन मोर थिंग, वैसा एनायन जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा किसी भी H प्लस को। ओके, तो देखो अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर कुछ चीजें क्रॉस करेंगे। तो क्या OH एक बिग लार्ज एनायन है? तो ऑब्वियसली OH जो होता है वो एक लार्ज एनायन नहीं है। तो यहाँ से तो यही क्रॉस हो गया, हाइड्रोजन छोड़ देंगे अभी के लिए, ठीक है। वन मोर थिंग, यहाँ पर जब हम NO3 के पास में जाते हैं तो कहा जाता है क्या NO3 एक सॉफ्ट बेस है? तो नहीं होगा, क्योंकि देखो जब आप NO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसे होता है, O नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो जाता है ऑल थ्री ऑक्सीजन पर। ओके, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहा है नहीं किसी H प्लस को डोनेट करने के लिए। तो अब ये कैसा बन गया, ये हार्ड हार्ड बेस बन गया। ओके, तो ये भी क्रॉस ओवर। हाँ, आयोडीन जो है वो सॉफ्ट बेस होता है क्योंकि इसका लार्ज साइज होता है और इजीली डोनेट भी कर देता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट रहा कि हमें बताना है कि इनमें से साइनाइड और साइनाइड, तो देखो साइनाइड तो सॉफ्ट बेस होगा ही क्योंकि ये इजीली डोनेट करता है। क्यों? क्योंकि जो साइनाइड पर ये जो चार्ज होता है ये कुछ ऐसे होता है कार्बन पर, और कार्बन अपने इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सॉफ्ट बेस में। तो हमें पहला मिल गया। अब हम देखते हैं कि हाइड्राइड H माइनस है और NH3 है, तो क्या ये सॉफ्ट बेस होगा? देखो, अगर कहीं पर H नेगेटिव लिखा गया है तो उसका लार्ज साइज होता है। ओके, और यहाँ पर एक प्लस लोन कर दिखा दो आप, ठीक है। अगर आप NH3 लिख रहे हो, देखो अगर कोई न्यूट्रल स्पेसिस हो गया और यहाँ पर चार्ज स्पेसिस हो गया, तो न्यूट्रल स्पेसिस के कंपेयर में चार्ज स्पेसिस अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, तो ये हो जाएगा सॉफ्ट। ये इतने इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा तो ये हो जाएगा हार्ड। हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ओके, ऐसे कंपेयर करके चीजों को आप कर सकते हो अगर आपको नहीं भी पता है हार्ड सॉफ्ट स्पेसिस के बारे में तो भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following AG forms most stable complex? देखो सबसे पहले ये जानना होगा कि AG हार्ड है या सॉफ्ट है। ये भी HS भी एसिड बेस कंसेप्ट है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट है। ओके, कंसेप्ट ऑफ बेस है। तो देखो Ag प्लस जो होता है वो एक सॉफ्ट बेस है, सॉरी सॉफ्ट एसिड है। ओके, क्योंकि लार्ज साइज है। जितने भी Ag प्लस है, AU प्लस है, CU प्लस है, Ag2 प्लस है, ये सभी कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखो सॉफ्ट जो होता है वो सॉफ्ट के साथ में अगर मिलेगा तो ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा, स्टेबल एक कंपाउंड बनाएगा। इनमें से हमें देखना है कि कौन सबसे सॉफ्ट है। देखो फ्लोराइड हार्ड होता है, ये भी हार्ड है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया हार्ड है। और साइनाइड कैसा था, सॉफ्ट। तो AgCN जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स AgF, HCl और AgNH3। ओके, सो आंसर हो जाएगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक है नेचर में। देखो, तो जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखो HF होता है, फ्लोरीन होता है, और इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो HBr आ जाएगा। ओके, फ्लोरीन के नीचे ब्रोमीन होता है और ब्रोमीन के साइड में सल्फर होता है। ओके, सल्फर के नीचे एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर HBr और ब्रोमीन के बगल में सेलेनियम। ओके, अब देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और टॉप टू बटन जाते हैं तो अगर साइज इंक्रीज करता है, देखो सॉफ्ट बटन जाएंगे तो भी साइज इंक्रीज करता है, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो देखो HF में और H2S वगैरह में देखा जाएगा तो देखो यहाँ पर तो HF की ज्यादा हो जाएगी,
इसके कंपेरिजन में HBr की ज़्यादा हो जाएगी, और इन दोनों में देखा जाएगा तो HBr की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा HBr इज मोर स्टिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस बेस। ओके, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो लेविस बेस है। लेविस बेस कौन सा है कि ऐसा स्पेसिस होना चाहिए, जैसे कि ये वाला बी वाला कोई स्पेस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा किसी भी अदर स्पेसिस को। तो देखो हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, इसके पास एक लोन पेयर होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये लेविस बेस नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ऐसे हो जाता है, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होता, तो ये भी बेस नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पर एक लोन पेयर होता है यहाँ पर कार्बन के पास में, ठीक है, ऑक्सीजन के पास में भी होता है। तो देखो यहाँ पर ये भी लेविस बेस है और ये भी लेविस बेस है। ये क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग इस ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक लेविस बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी सल्फर डाइऑक्साइड भी एक लेविस बेस है, तो दोनों होना चाहिए। पर देखो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो लेविस बेस भी है और लेविस एसिड भी है। ओके, तो मोर प्रोबेबली होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही यहाँ पर लेविस बेस कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25th क्वेश्चन है कि विच कॉम्बिनेशन इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सा है जो मोस्ट स्टेबल है कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो कहा जाता है कि अगर फाजांश रूल क्या कहता है कि जो केटायन होना चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए और लार्जर जो होना चाहिए वो एनायन होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम है, सीजियम है। सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, सोडियम का सबसे छोटा है, तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड। ओके, which according to Bronsted and Lowry acid, which Bronsted and Lowry acid out of the which of the following, इनमें से पता नहीं कौन सा एसिड है। ब्रोंस्टेड और लॉरी क्या कहते थे कि वैसा स्पेसिस जो H प्लस को डोनेट करेगा वो कहलाएगा एसिड, और जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो कहलाएगा बेस। ओके, देखो तो NH3 क्या करता है, ये H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो ये हो जाता है बेस। CO3 क्या करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करके H2CO3 बनाता है तो ये भी हो जाएगा बेस। H3O प्लस क्या करेगा कि देखो ये H2O बनाएगा और प्लस में H प्लस रिलीज करेगा। हमने अभी बोला कि जो H प्लस को रिलीज करेगा वो एसिड हमारे पास हो जाएगा ये, और ये भी क्या करेगा H प्लस के साथ में कंबाइन करके HCl बनाता है, तो यहाँ पर Cl भी कैसा हो गया, बेस। ओके, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अब देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टिक स्ट्रेंथ करेक्टली। इनमें से कौन सा है जो स्टिक स्ट्रेंथ को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि HOCl और HOBr में तो क्या करना है ना कि स्टिक स्ट्रेंथ अगर आपको देखना है तो उनके एनायन बना लो। ओके, जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, उतनी ज्यादा स्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। ओके, एसिडिटी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। तो देखो यहाँ पर जब आप OCl नेगेटिव एंड OBr नेगेटिव देखते हो तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्लोरीन है, साइज ऑर्बिटल का स्मॉल होगा, यहाँ पर लार्ज होगा। यहाँ पर देखो 2p है और ये 3p है, और ये 2p है और ये 4p है। तो यहाँ पर अगर बैक बॉन्डिंग एनायन की स्टेबिलिटी देखेगा तो यहाँ पर मच मोर स्टेबिलिटी होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, क्योंकि 2p और 3p के हमें पता होता है कि ओवरलैपिंग परफेक्ट होती है, 2p 3p लैपिंग बेटर ओवरलैपिंग होता है 2p 4p से, क्योंकि साइज इंक्रीज होगा ओवरलैपिंग वीक होगा। तो ये वाला जो स्ट्रेंथ लिखा गया है सही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है HClO HClO2, H प्लस निकाल देंगे। देखो यहाँ पर ClO है और यहाँ पर ClO2 है। ओके, तो देखो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, एक्चुअल में ऐसा ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो केवल क्लोरीन के साथ में रेजोनेंस शो कर सकता है,
बट यहाँ पर क्या हो सकता है, इस ये ऐसे शो करेगा और यहाँ पर ये सिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, तो ये वाला जो होता है HClO2 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल हो रहा है। ठीक, तो हम बोल देंगे कि HClO2 यहाँ पर मोर स्टेबल है, तो यही आंसर होगा, जो ये वाला है यही आंसर है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। एक्चुअल में ये करेक्ट था, ये नहीं होगा, ये होगा। देखो, तो हमारा आंसर कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बात कर रहे थे H3PO4 के बारे में। देखो, तो H3PO4 को सॉलिड ड्रॉ करते हैं। मान लो कि हमने P डबल बॉन्ड ओ H प्लस निकाल के ड्रॉ करो। ठीक है, OH एंड OH, और यहाँ पर हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा O नेगेटिव, हमने H प्लस निकाल दिया है, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये हो गया H3PO2 और यह हो जाएगा H3PO4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसे रेजोनेंस करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, पर एक यहाँ पर गड़बड़ है। देखो कैसे, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर बैक बॉन्डिंग करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना चाहिए, यहाँ पर इसको क्रॉस रेजोनेंस देखने को मिलेगा इस ऑक्सीजन से, तो ये क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी में रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी में ये जो है अदर ऑक्सीजन इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि ये भी तो खुद को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऑक्सीजन है ही नहीं और ये केवल सिंगल है, तो ये इजीली यहाँ पर मूव करेगा और इसकी जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। H3PO2 ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा एसिडिक होता है H3PO4 से। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो देखो सल्फर का साइज ज्यादा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज निकलेगा वो सल्फर पर रहेगा, तो ये अच्छा अच्छा स्टेबलाइज करेगा। ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो ये लेस स्टेबल होगा, तो ये भी सही है। ये सब सही है, ये वाला गलत है, तो हमारा सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सॉफ्ट एसिड, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सॉफ्ट एसिड का ग्रुप है, मतलब जो भी स्पेसिस है वो सारे सॉफ्ट हैं। तो वन मोर थिंग, एक चीज आप लिख लो कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, जितने भी अल्कलाइल अर्थ मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हो जाएगा, अल्कली अर्थ मेटल हो जाते हैं, ये सारे हार्ड होते हैं। ये दोनों तो ऐसा ही क्रॉस हो गए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, अब देखो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो जाता है तो वो हार्ड हो जाते हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ थ्योरी पार्ट है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रेट 3 3 3 2 हाई है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रेट +1 +1 +1 +2 +1 है, एक्चुअली में 2 H है तो +1 ही है, तो +1 है लो ऑक्सीडेशन रेट, ये हो जाएंगे सॉफ्ट, ये हो जाएंगे हार्ड, आंसर हो जाएगा सेकंड। इजी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, जो ग्रुप ऑफ सॉफ्ट बेसिस की, देखो सॉफ्ट एसिड पूछा था, सॉफ्ट बेस पूछा है, सिमिलर हम चीज यूज कर देंगे। अगर रेजोनेंस होगा, अगर कोई स्पेसिस रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो हार्ड में आ जाएगा, स्मॉल है तो हार्ड में आ जाएगा। ये तीनों रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये कभी भी अच्छे बेस नहीं है। जो हार्ड बेस होते हैं वो अच्छा बेस नहीं होता है, सॉफ्ट बेस अच्छे बेस होते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज स्मॉल है, तो ये भी हार्ड बेस हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर ये न्यूट्रल स्पेसिस है, तो जितने भी न्यूट्रल स्पेसिस होते हैं अमोनिया वाले वो सारे हार्ड हो जाते हैं और ये वाले सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। ओके, अब पूछ रहा है कि द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर निकेल एंड प्लैटिनम। ओके, सो देखो इसके लिए क्या हो जाता है कि देखो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d8 एंड 4s2, दोनों में 10 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। बट अगर प्लैटिनम की देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर 3d9 हो जाता है और 4s1 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। ओके, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, ये होना चाहिए हमारे पास, सॉरी 3d नहीं 5d, आई फॉरगेट, ये 6 पीरियड में आता है ना, तो 5d और 6s1 ये हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। देखो, अगर भी किसी भी स्पेसिस का आपको मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू हो जाएगा। तो बस मैग्नेटिक मोमेंट निकालना नहीं है हमें, बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाता है म्यू इज इक्वल टू
n इंटू n प्लस 2 का यूज करके आप मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होता है बोर मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट। ओके, क्रोमियम की बात करेंगे तो आप देखो, तो क्रोमियम जो होता है D6 होता है, यहाँ पर D3 हो जाएगा और तीनों अनपेयर्ड होते हैं, तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, ये D3 होता है। अगर कोबाल्ट की बात करेंगे, कोबाल्ट होता है 27, मतलब ये D9 होना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो ये हो गया D7। अब D7 में जब आप फीडिंग करोगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी आ जाएंगे 1 2 3। ओके, आयरन की बात करोगे तो Fe3 में है, तो ये हो जाता है, और D5, और यहाँ पर 5 पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पर ये हो जाता है D8, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 2। सबसे ज्यादा आता है आयरन में, तो आयरन में आपका आंसर मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा आयरन का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन है 5। In octahedral complexes, our given delta O increases in the following ligand। देखो, ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताता है कि देखो जितना ज्यादा डेल्टा O होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। इसमें क्या हो जाते हैं, सबसे पहले इस किस पे डिपेंड करता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड के लिए हाई होता है, बस पाई एक्सेप्टर देख लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या हो जाता है, साइनाइड आ जाएगा, साइनाइड की सबसे ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो देखो, तो ये वाला तो ऐसे ही क्रॉस हो गया, यहाँ पर डेल्टा एफ इनकी ज्यादा होगी नहीं। अब इन दोनों में कंपेरिजन करना है, तो देखो सॉरी, ये रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाता है सबसे ज्यादा साइनाइड का, फिर NH3 का, फिर फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का होता है, तो ये हो जाता है आंसर, ठीक है। देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CFAC बताना है, तो देखो जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो CFAC क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसीलिए ऑटोमेटिक पेयरिंग होते जाती है ऊपर से नीचे आने पर। तो बस सबसे ज्यादा हो जाएगा 5D का, देन 3D का, देन 4D का, देन 3D का। अब देखो, ये मेटल कॉम्प्लेक्स है, हमें बताना है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो इसकी जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ये मेटल हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। एक सेकेंड, देखो अब यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ई ई ई ई ई एंड ई, ये इसके साथ पेयरिंग हो गया, यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया। एक्चुअल में देखने में ये प्लेनर होता है, बट प्लेनर नहीं है। यहाँ पर देखो, ये बिलो द प्लेन होगा पार्ट, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डॉट डैश लाइन से, और जो सोलिड लाइन से ड्रॉ होगा ये हो जाता है एबव द प्लेन। ओके, तो ये एबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, और ये इन द प्लेन होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो स्पेसिस है MeN3 बाइडेंटेड लिगेंड है, ये कैसा होता है, ये कभी भी GI शो नहीं करते, क्योंकि आप इसमें सिस ट्रांस कभी ड्रॉ नहीं कर सकते। सिस ट्रांस के लिए क्या होता है, होना चाहिए, ये जो लिगेंड होना चाहिए ब्रेक करना पड़ेगा, और कभी भी ये ब्रेक नहीं होगा। ओके, ब्रेक करेंगे तो प्रॉपर्टी चीज का खत्म हो जाएगा, ये GI एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो बस GI वाले जितने हैं वो क्रॉस कर दो। ये वाले भी क्रॉस हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो इन दोनों में बात करें, ऑप्टिकल एक्सिस कैसे शो करेगा, देखो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई प्लेनर सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब अगर आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो वो एक इनैंसोमेरिक पेयर बनाएगा, और हम बोल देंगे कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, लाइक दैट मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये मिरर हो गया, और ये इसका मिरर हो गया, और इसका दो पेयर एग्जिस्ट कर देंगे, और ये दोनों पेयर हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ठीक है। तो ये केवल शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का टॉपिक है। ओके, देखो तो कह रहा है कि इन मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम CuNH3 होल 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर। ओके, हमें बताना है कि इनमें CuNH3 होल 6 में कितने नॉन बॉन्डिंग एंड कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। देखो, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1 होगा। सिक्स नॉन सॉरी 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग में कितने जाएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो क्या होता है कि सबसे पहले देखो, इस लिगेंड को रिमूव करो, इसकी भी जरूरत नहीं है।
वो बस स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड शो करता है। तो बस अमोनिया है, वीक फील्ड लिगेंड होगा, नो पेयरिंग होगा, नो पेयरिंग। तो अब हमें क्या करना है इसका, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्ट देखो, डी अगर यहाँ पर होता है D9 होता, बट यहाँ पर +3 में यूज कर रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन D6 में हो जाएगा। अगर आप D6 में लिख रहे हो तो देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कोबाल्ट के पास में हमने देखा कि जो कोबाल्ट है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन 6 से ज्यादा होते, देखो इसका एक इजी सा ट्रिक बताना हूँ, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6। ओके, तो जितने लिगेंड होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 लिगेंड होते होते तो यहाँ पर 4 नॉन बॉन्डिंग में जाता, बट यहाँ पर कितने हैं, 6 लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6 जो होंगे नॉन बॉन्डिंग में जाएंगे और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। इसका आंसर 6 0 होगा। अगर यहाँ पर मान लो कि CONH3 होल फोर्थ होता, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाता है उस टाइम पे 4 2। क्लियर, ये एक ट्रिक था, वरना इसके लिए पूरा एमओटी डायग्राम लिगेंड फील्ड थ्योरी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि एक पूरा सेशन लग जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे मान लो कि यहाँ पर 3 ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, Fe Fe, यहाँ पर 3 इसके नॉन ब्रिजिंग में हो जाते हैं दोनों साइड में, और जो 3 होते हैं वो ब्रिजिंग में जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3। अब इसका होता है कि आईपीएक नेम क्या है, देखो सबसे पहले काउंट करो कि सबसे पहले क्या करो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो। हमें रुथेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड नहीं है, हम मान लेते हैं कि रुथेनियम का X है। ओके, टोटल कितने मॉलिक्यूल, देखो अमोनिया पर 0 चार्ज होता है तो अमोनिया को तो इग्नोर करो, नाइट्रो पर कितना होता है, 1 1 1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, टोटल नाइट्रो 3 है, अब यहाँ से निकाल देंगे, इस पूरे स्पेसिस पर कोई चार्ज नहीं तो 0, यहाँ से X की वैल्यू हो जाएगी +3। ल्यूथेनियम किस में है, +3 में, वैसे भी +3 सब में दिया है। अब देखो यहाँ पर इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं एमीन, आईपैक नेमिंग करते हैं, इसके लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्रो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा लिगेंड को लेते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एमीन को। ओके, तो देखो एमीन को लिखने से पहले अब यहाँ पर फेशियल और मेरिडोनियल लिखना है, ये क्या है, तो देखो अगर जो सिमिलर लिगेंड है, अगर सिमिलर लिगेंड 90 डिग्री के एंगल पर हो, हमेशा केवल 90 डिग्री के एंगल पर हो तो वो हो जाता है फेशियल। अगर सिमिलर लिगेंड में कोई भी एक दो लिगेंड 180 पर आ जाए तो वो हो जाता है मेरिडोनियल। और फेशियल मेरिडोनियल कंसेप्ट एग्जिस्ट करने के लिए एटलीस्ट 3 सिमिलर लिगेंड होने चाहिए। क्लियर, अब देखो, तो देखो यहाँ पर देखो किसी भी एक को, नाइट्रो को या एमीन को, किसी को ले लो, मैं नाइट्रो के साथ ले रहा हूँ, देखो नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, जब भी आप बॉन्ड निकाल, देखो ये भी कितना है, 90 है, इसके बीच में निकालोगे तो भी 90 आएगा, इसके बीच में निकालोगे तो भी 90 है, यहाँ पर 180 का कोई भी बॉन्ड निकाल नहीं है। 180 कब होता है, जब यहाँ पर नाइट्रो है तो यहाँ पर नाइट्रो होता है, यहाँ पर नाइट्रो है तो यहाँ पर एक नाइट्रो होता है, तो 180 हो जाता है। बट यहाँ पर टोटल एंगल 90 के हैं सिमिलर लिगेंड के बीच में, तो ये हो जाएगा फेशियल। तो हमारा आंसर ये तो मेरिडोनियल वाला तो कट गया। ओके, फेशियल हो गया। ओके, अब याद देखो फेशियल ट्राई एमिन, यहाँ पर फेशियल ट्राई नाइट्रो, बस नाइट्रो वाला एन बाद में आता है, हमारे पास हो जाएगा फेक ट्राई एमिन, फिर ट्राई नाइट्रो, फिर रुथेनियम 3। क्लियर, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्वस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये ट्रिक है इसका कलर याद करने का, ठीक है, बाकी और कोई ट्रिक नहीं है। ओके, मैं बता देता हूँ, जब भी आपको कोबाल्ट एक्वा दिखेगा ना, तो वहां पर ये मान लेना कि कोबाल्ट जो होता है वो H2O के साथ में, सॉरी H2O के साथ में एक्वा होगा, तो H2O के साथ में मिश्रण करेगा और यहाँ पर 6H2 हो जाएंगे, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब यहाँ पर देखो COCl6 जो होता है ये कैसा हो गया, ये हो जाता है टेट्राहेड्रल, ये हो गया
ऑक्टाहेड्रल और ये हो गया टेट्राहेड्रल। ओके ओके। अब देखो जो टेट्राहेड्रल होता है इसका कलर कैसा हो जाता है, अगर कोबाल्ट टेट्राहेड्रल फॉर्म में है तो उसका कलर हो जाता है ब्लू, अगर कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में है तो उसका कलर पिंक हो जाता है। आंसर हो जाएगा पिंक एंड ब्लू। ओके, ये चीजें याद करनी पड़ेगी। द सेट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल इज, हमें ऐसे एलिमेंट बताने हैं जिनमें सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके डी ऑर्बिटल में। ओके, तो देखो अगर आप क्रोमियम की बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d, सॉरी 4s1 3d 5। एमएन में भी क्या हो जाता है 4s2 3d 5। टेक्नीशियम में क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4s2 3d 5। बाकी हम चेक करेंगे यही है बात आंसर, ठीक है। बाकी में आप चेक करोगे तो यहाँ पर कोई ना कोई डिफर करेगा ही करेगा। ओके, अभी देखो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। ओके, तो डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ कलर आयन, देखो कलर के लिए क्या चाहिए ना कि कम से कम 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो स्पेसिस कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। कॉपर कैसा है, कॉपर Cu1 मतलब D10 है, कलरलेस हो गया, क्रॉस कर दो, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। वेनेडियम 2+ में है मतलब वेनेडियम का होता है 23। ओके, 21 तो ये हो जाएगा D3, ठीक है, कलर्ड हो जाएगा। ये कैसा है D5 और ये कैसा है ये हो जाता है D7, हाँ D7, ठीक। तो ये कलर हो सकता है। ओके, टाइटेनियम देखो D0 फिर से आ गया, कलरलेस हो गया। स्कैंडियम D0 हो गया, कलरलेस हो गया। तो ये कोई भी कलर नहीं होंगे, बस कलर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। सो ये सेकेंड पीजीटी केमिस्ट्री का वीडियो था। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन भी हम आगे आने वाले सीरीज में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।